हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPCG 174 सब्जेक्ट कोड लाया हूँ, जिसका टाइटल है मनोविज्ञान और मीडिया। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों के सही प्रिपरेशन करके आओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 तक कल लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास करके लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ, है ना। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले थोड़ी कुछ बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हम अगर बताएंगे, जो समझाएंगे दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाओगे तो जवाब सही तरीके से नहीं दे पाओगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है आप लोगों को तो आप अपनी भाषा में भी आंसर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा में या फिर आप मेरी भाषा में जवाब दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आप अपनी भाषा में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए, मीडिया क्वेश्चन नंबर 1 है, मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात है दोस्तों कि मीडिया और मनोविज्ञान क्या चीज़ कहता है दोस्तों कि हम जिस मीडिया यानी कि जिस मीडिया में और उसकी तकनीकी जो होती है, जैसे टीवी, सोशल मीडिया, वीडियो गेम का जो उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसका भावनाओं और विचारों को कैसे प्रभावित करता है और उस कैसे मतलब जो वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं हम लोग, वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल में, स्मार्टफोन में, तो दोस्तों वो हम लोग को किस तरह का प्रभावित करता है, उसके संबंधों के बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं, उसको व्याख्या करने बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए, आंसर है मीडिया और मनोविज्ञान का अंतर संबंध आधुनिक संचार युग की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। मनोविज्ञान जहाँ मानवीय व्यवहार, संवेगों और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वहीं मीडिया और शक्तिशाली तंत्र है जो इन व्यवहारों को निरंतर प्रभावित, संशोधित और निर्देशित करता है। आज के डिजिटल युग में मीडिया केवल सूचना का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कि कॉग्निटिव मैप का मुख्य शिल्पी बन गया है। तो दोस्तों देखिए, आजकल आप लोगों को क्या लगता है क्या कि सोशल मीडिया सिर्फ केवल सूचना ही देते हैं? बहुत सारा चीज़ होता है सोशल मीडिया के जरिए से, ठीक है। उसके बाद आइए, इनके संबंधों की निम्नलिखित प्रमुख मनोवैज्ञानिक आयामों से समझा जा सकता है। नंबर 1 में कहता है दोस्तों, मीडिया मनोविज्ञान का एक प्राथमिक पक्ष यह जांचना है कि, यानी कि प्राथमिक पक्ष होते हैं दोस्तों, पहला पक्ष, ठीक है, तो जांचता है कि मीडिया सामग्री यानी कि मीडिया के समूहों जैसे विज्ञापन या फिल्म, जैसे विज्ञापन या फिल्म यानी कि जो साइंटिस्ट लोग विज्ञापन करते हैं, फिर फिल्मों में जो सामान यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मीडिया सामग्री, ठीक है। किस प्रकार क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से हमारे व्यवहार को बदलती है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है दोस्तों जो क्लासिकल संगीत होती है, ठीक है, और कंडीशनिंग जो होती है उस किस कंडीशन में उसको निर्भर करता है, उसको सेट करता है, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि क्लासिकल कंडीशन क्या होता है ना। उसके बाद बदलती है, तो विज्ञापन मनोविज्ञान इसका सबसे प्रभावी उदाहरण है, जहाँ विशेष दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से उपभोक्ता की अवचेतन इच्छाओं को
जागृत किया जाता है। जैसे कि मान के चलो कोई भी इच्छा है आपके अंदर में, उसको जागरूक कैसे किया जाता है, उसको जो आपके अंदर में दिल की मान के चलो कुछ बात बोल नहीं पाते हो तो उसको बोलवाना कैसे है, उसका आपके अंदर की भावना को कैसे जगाना है, उस चीज़ के बारे में बताया। जैसे दृश्य और ध्वनियों के माध्यम से, क्या दृश्य और ध्वनियों के माध्यम से उपभोक्ता की अवचेतन इच्छाओं को जागृत किया जाता है। ठीक है। आइए नंबर 2 में, संज्ञानात्मक प्रभाव। मीडिया हमारे मस्तिष्क की सूचना प्रसंस्करण क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। यानी कि मीडिया हमारे डायरेक्ट मस्तिष्क में, यानी कि दिमाग में सूचना प्रसारण करते हैं ना, सीधे दिमाग में हमारे अटैक करते हैं। तो सोशल मीडिया के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने हमारी एकाग्रता अवधि, यानी कि अटेंशन स्पैन है ना, को कम कर दिया है, जिसे मनोवैज्ञानिक रूप से डिजिटल डिस्ट्रैक्शन माना जा रहा है। हमारा मस्तिष्क अब गहन अध्ययन के बजाय केवल सूचनाओं को स्कैन करने का आदी हो गया है। यानी कि कहता हमारा मस्तिष्क जो है अब गहन अध्ययन, यानी कि जो ग्रहण करना चाहिए ग्रहण जो हम लोग खुद से अध्ययन करना चाहिए वो नहीं के बजाय वो क्या करते हैं, सिर्फ ग्रहण करते हैं। क्या, जो अध्ययन करने वाला होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, केवल सूचनाओं को स्कैन करने का आदी हो गया है। नंबर 3 में है सामाजिक वास्तविकता का निर्माण, यानी कि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक वास्तविकता का निर्माण क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, उसके बारे में बताना है। मीडिया हमें सामाजिक यथार्थ की एक विशेष छवि दिखाता है। हम दुनिया को अक्सर वैसा ही मानने लगते हैं जैसा मीडिया हमें फ्रेम करके दिखाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग जैसे कि न्यूज में हम लोगों को जो बताता है हम लोग वही मान जाते हैं, हकीकत क्या है उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो मीडिया हम लोग को बताती है, न्यूज जो हम लोग को बताती है, हम उसी को मानते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी व्यक्तिगत पहचान और आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आत्म अवधारणा के इंग्लिश होते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो 4 नंबर पे है भावनात्मक विनियम, है ना। विनियमन, लोग अक्सर अपने मूड को प्रबंधित करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं, है ना। लोग अक्सर अपने मूड को प्रबंधित करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। जैसे किसी का कोई लड़का बोलता है कि मेरा मूड ख़राब है, मेरा वो ख़राब है, जाता हूँ सॉन्ग सुनता हूँ, थोड़ा एंजॉय करता हूँ, है ना। तो उस चीज़ पे क्या होता है कि लोग अक्सर अपने मूड को प्रबंधित करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद मूड मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद है तनाव के समय संगीत सुनना या अकेलेपन में किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करना, यानी कि जब तनाव के समय, यानी कि जब मूड ऑफ होता है, मन अच्छा नहीं लगता, तो उस समय क्या होते हैं, हम लोग संगीत सुनना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो या फिर कोई सेलिब्रिटी का फॉलो करने लगते हो कि ये सेलिब्रिटी है, अच्छा है, हम उसी तरह बनती है, उसका कॉपी करते, ऐसा व्यवहार करते, ऐसा हम भी करते, यानी कि आप उसके बारे में कॉपी कराइट करना थिंकिंग करते हो, सोचते हो, है ना। तो चलिए संक्षेप में, मीडिया और मनोविज्ञान एक दूसरे से इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि मीडिया हमारे मन का विस्तार है और मनोविज्ञान उस विस्तार का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, ठीक से आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। मीडिया फैंडम, मीडिया फैंडम क्या है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले मीडिया फैंडम क्या है उसके बारे में समझेंगे। यानी कि मीडिया फैंडम क्या है, पारासामाजिक संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। फैंडम ये है दोस्तों कि किसी मीडिया, यानी कि कंटेंट, किसी मीडिया में जो कंटेंट होता है, जैसे कि फिल्में, मीडिया या संस्कृति, टीवी शो, वीडियो गेम, संगीत, यानी कि अगर आप ये सब चीज़ें देखती है उसी को बोलते हैं हम लोग मीडिया फैंडम, ठीक है। तो मीडिया फैंडम क्या है, उस सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्तियों का एक समूह किसी सेलिब्रिटी, काल्पनिक पात्र या शो के प्रति अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव और प्रशंसा विकसित कर लेता है, ठीक है। यह केवल एक रुचि नहीं है बल्कि एक सामूहिक पहचान बन जाती है। इसी फैंडम से पारासामाजिक संबंधों, ठीक है, यानी कि पारासोशल
रिलेशनशिप का उदय होता है जो पूरी तरह से एक तरफा होते हैं। इन संबंधों के प्रभाव बहुआयामी होते हैं। ठीक है। अब आइए सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि भावनात्मक संबल। अकेलेपन या अवसाद से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए उनका पसंदीदा सेलिब्रिटी एक काल्पनिक मित्र की भूमिका निभाता है। जैसे अवसाद का मतलब होता है दोस्तों सैड, उदास होना, उसकी उदासी को जो उदासी में वो जूझ रहा है, उस व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है तो उसी को बोलते हैं अवसाद। ठीक है। तो जो उन्हें मानसिक सुरक्षा और तात्कालीन खुशी प्रदान करता है। प्रेरणा का स्रोत क्या है? प्रेरणा का स्रोत प्रशंसक अपने आदर्शों की जीवन शैली और उनके संघर्षों से प्रेरित होकर अपने स्वयं के जीवन में अनुशासन और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आइए सामाजिक समुदाय। फैंडम के माध्यम से लोग ऑनलाइन समुदायों से जुड़ते हैं। फैंडम के जरिए से जाहिर सी बात है न कि मीडिया के जरिए से, स्मार्टफोन के जरिए से, टीवी के जरिए से, मोबाइल के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरों से जुड़ते हैं। ऑनलाइन के जरिए हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, है ना, जिससे उनमें अपनेपन की भावना विकसित होती है और सामाजिक अलगाव कम होता है। अब आइए दोस्तों नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि निगेटिविटी थिंकिंग, है ना, निगेटिव थिंकिंग, उसी को बोलते हैं नकारात्मक प्रभाव। अवास्तविक तुलना। लोग अक्सर अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना सेलिब्रिटी की फिल्टर्स लाइफ से करने लगते हैं। क्या होता है कि जैसे सेलिब्रिटी है, आप मान के चलो कोई सेलिब्रिटी हीरो है, हम सोचेंगे कि हम भी हीरो बन जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्या होता है कि अवास्तविक तुलना है, हम उससे क्या कर रहे हैं, अवास्तविक तुलना कर रहे हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अवास्तविक तुलना, जिससे उनमें हीन भावना और अकारण असंतोष पैदा होता है। यानी कि हीन भावना मतलब होता है जो मतलब जलन हो, ठीक है, या फिर और अकारण असंतोष जिसमें कि संतुष्ट ही ना हो। चलिए दोस्तों, समय और ऊर्जा का हास्य। अत्यधिक जुनून के कारण व्यक्ति अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों यानी कि शिक्षा, करियर, परिवार की अनदेखा करने लगता है। यानी कि अत्यधिक जुनून के कारण, अत्यधिक बहुत ज़्यादा जब जुनून पैदा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि शिक्षा क्या होता है, करियर क्या होता है, परिवार क्या होता है, उसको अनदेखा करने लगते हैं। ठीक है, जो उसके भविष्य के लिए घातक हो सकता है। घातक मतलब बोले तो नुकसान हो सकता है। पहचान का विलोपन। कई बार प्रशंसक अपनी मौलिक पहचान खोकर पूरी तरह से उस सेलिब्रिटी की नकल करने लगते हैं जो उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है, कोई हीरो क्या करते हैं, एकदम एक हाथ करके बाल बढ़ाते हैं लड़कियों की जैसे, तो कोई लड़का उसी तरह उसी का कॉपी करके वो क्या करते हैं, जो अपने समाज में वैसा कुछ अच्छा ही है ही नहीं, जो कि बाल बढ़ा के वो क्या करते हैं, हीरोगिरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग फिर से समझेंगे अच्छे से ताकि आंसर अपनी भाषा में दे पाएंगे, है ना। मीडिया संस्कृति को कैसे आकार देती है? मीडिया संस्कृति को कैसे आकार देती है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि जो कहता है जैसे मीडिया क्या है, जो हम लोग टीवी शो हुआ, मोबाइल हुआ, स्मार्टफोन हुआ, या फिर वीडियो गेम हुआ, वो जो संस्कृति को हम लोगों का संस्कृति जो है वो आकार कैसे देती है उसकी व्याख्या करने बोल रहे हैं, है ना। मीडिया और संस्कृति का संबंध अटूट है। सांस्कृतिक जीवन जीने का एक ढंग है और मीडिया उस ढंग को प्रसारित करने तथा उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा कारक है। आधुनिक समाज में मीडिया संस्कृति का मुख्य निर्माता यानी कि आर्किटेक्ट बन चुका है। मीडिया निम्नलिखित स्तंभों के माध्यम से संस्कृति को आकार देता है। 1 नंबर, संस्कृति वैश्वीकरण। इंटरनेट और उपग्रह चैनलों ने भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है। आज न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क का
फैशन और टोक्यो का संगीत एक साथ भारतीय घरों में उपलब्ध है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो न्यूयॉर्क में चलता था उसका संगीत आज हमारे घर में उपलब्ध है। ठीक है, इसने एक संकर संस्कृति यानी कि हाइब्रिड कल्चर को जन्म दिया है, जहां स्थानीय और वैश्विक मूल्य आपस में मिल रहे हैं। नंबर 2, मूल्यों का परिवर्तन। मीडिया पुरानी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर नए मूल्यों को स्थापित करता है। जाहिर सी बात है, जो पहले ज़माने में हम लोगों को जो हमारे पापा लोग, दादा लोग, जो परदादे लोग, जो हम लोग पहले जो करते थे, जो काम करते थे, अब वो रहा नहीं। अब यानी कि कहता है जो मॉडर्न ज़माना आ गया, मॉडर्न ज़माने में जो क्या कहता है कि जो उस चीज़ को न्यू करना स्टार्टअप करता है, यानी कि तोड़कर नए मूल्यों को स्थापित करता है दोस्तों। जैसे कि फिल्मों और वेब सीरीज ने लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे आधुनिक विचारों को सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 3 में उपभोगवाद का प्रसार। मीडिया ने सुख की परिभाषा को वस्तुओं के उपभोग से जोड़ दिया है, इनके सामानों के उपभोग से जोड़ दिया है। ठीक है, आज हमारी उत्सव संस्कृति यानी कि फेस्टिवल कल्चर, यानी कि उत्सव का मतलब होता है त्यौहार। ठीक है, फेस्टिवल कल्चर है ना, काफ़ी हद तक खरीदारी और बाहरी प्रदर्शन पर आधारित हो गई है। ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल होती है तो उसमें हम लोग सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, बस उसका बाहरी प्रदर्शन पर आधारित हो गई है ना। जो विज्ञापनों का सीधा सांस्कृतिक प्रभाव है। नंबर 4 है लोकप्रिय संस्कृति यानी कि पॉप कल्चर। हमारे दैनिक संवाद, मुहावरे, पहनावा और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी वर्तमान मीडिया ट्रेंड्स से प्रभावित होता है। सोशल मीडिया ने डिजिटल संस्कृति को जन्म दिया। सोशल मीडिया ने डिजिटल संस्कृति को जन्म दिया है ना, जहां लाइक और व्यूज सामाजिक प्रतिष्ठा के नए मानक बन गए। अंततः मीडिया वह शक्तिशाली उपकरण है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद पैदा कर हमारी वर्तमान संस्कृति पहचान को निरंतर नया स्वरूप प्रदान करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, मीडिया और सोशल मीडिया की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। दूसरा है विभिन्न प्रकार के मीडिया पर चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिर से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया की अवधारणाओं की व्याख्या करने बोल रहा है, यानी कि मीडिया क्या है और सोशल मीडिया क्या है। मीडिया होता क्या है, जैसे टीवी, स्मार्टफोन है ना, जैसे टीवी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम, ये हमारे मीडिया है। और सोशल मीडिया की अवधारणा, सोशल मीडिया क्या है दोस्तों, जो सोशल मीडिया में जैसे कोई यूट्यूब देख रहे हैं, कोई फेसबुक चला के वीडियो देख रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम चला के वीडियो देख रहे हैं, उस चीज़ को हम बोल देते हैं सोशल मीडिया की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। उसका हम क्या करेंगे, उसका व्याख्या करके अवधारणा की व्याख्या करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के वीडियो पर चर्चा कीजिए, यानी कि अलग अलग प्रकार के वीडियो पर चर्चा करने बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए मीडिया शब्द, मीडिया का बहुवचन है जिसका अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा सूचना और संदेशों का प्रसार बड़े जन समूह तक किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक रूप से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कितना स्तंभ? चौथा स्तंभ माना जाता है। वही सोशल मीडिया न्यू मीडिया का वह संवादात्मक रूप है जो पूर्णतः इंटरनेट तकनीक पर आधारित है। ठीक है, मीडिया के विभिन्न प्रकार। नंबर 1 प्रिंट मीडिया,
इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती है। यह अपनी तथ्यात्मक गहराई, विश्लेषण और दीर्घकालिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह आज भी बौद्धिक विमर्श का प्रमुख आधार है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न इसके मुख्य अंग हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता क्या दोस्त, जो हम लोग सुनते हैं, रेडियो और टेलीविज़न मुख्य अंग है, इसके मुख्य अंग है। ठीक है, रेडियो ने जहाँ श्रव्य क्रांति की और साक्षरता की बाधा को दूर किया, वहीं टीवी ने दृश्य की मेल से जनमानस का गहरी छाप छोड़ी है। यह लाइव सूचनाओं का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। अब आइए डिजिटल मीडिया, इसमें वेबसाइट, ब्लॉग, ई न्यूज़ और पॉडकास्ट शामिल है। यह सूचनाओं को तत्काल, वैश्विक और संवादात्मक स्तर पर उपलब्ध कराने का सबसे तीव्र माध्यम है। नंबर 4 में है दोस्तों सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक। अभी बोले था ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे मंच इसके उदाहरण हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता उपयोगकर्ता निर्मित सामग्री, यानी कि यूज जनरेटेड कंटेंट है। इसने सूचना के प्रवाह को टॉप डाउन के बजाय हॉरिजॉन्टल बना दिया है, जहां हर नागरिक एक प्रकाशक है। सोशल मीडिया ने नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है, जिससे सत्ता और संस्था की जवाबदेही बढ़ी है। हालांकि इसने फेक न्यूज़ जैसी चुनौतियां भी पेश की है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है, साइबर अपराध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए और इसे कम करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। देखिए दोस्तों, साइबर अपराध होता क्या है? साइबर अपराध क्या होता है कि आप साइबर कैफे चलाते हो, उसमें किसी के रुपया निकाल लेते हो, या फिर किसी का अंधेरे में डाल देते हो कुछ करके। ठीक है, और उसका कुछ बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों। जैसे कि साइबर अपराध की प्रकृति क्या है, यानी साइबर अपराध की बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि पैसे निकालना, किसी के पैसे निकाल लेना। ठीक है, और किसी का कोई डाटा हैक कर लेना, कोई व्हाट्सएप हैक कर लेना, या फिर किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लेना, ये सब क्या है? साइबर अपराध है दोस्तों। ठीक है, साइबर अपराध, अब आंसर देखिए क्या है। साइबर अपराध आधुनिक तकनीक का एक अंधेरा पक्ष है। यह उन गैर कानूनी गतिविधियों को संदर्भ करता है जहां कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग एक हथियार का लक्ष्य के रूप में किया जाता है। इसकी प्रकृति पारंपरिक अपराधों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अपराधी अदृश्य रहकर हमला करता है। साइबर अपराध की प्रकृति, वैश्विक पहुंच। देखिए दोस्तों, वैश्विक पहुंच क्या होता है? अपराधी एक देश के किसी कोने में बैठकर किसी दूसरे देश के व्यक्ति का बैंकिंग तंत्र को निशाना बना सकता है। अभी बोले था ना, किसी का अकाउंट से पैसा निकाल लेना, यानी कि बैंक से किसी को निशाना बना के पैसा निकाल लेता है। ठीक है, उसके बाद विविधता और जटिलता, इसमें यानी कि हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर, डेटा चोरी और साइबर स्टॉकिंग जैसे कई जटिल रूप शामिल हैं। इन्हें पकड़ना कठिन होता है। अभी पहले भी बताए थे दोस्तों कि साइबर के हैकिंग होता है, फिर व्हाट्सएप हैकिंग होता है। ठीक है, डेटा चोरी होता है। ये सब काम करके भी वो क्या करता है? अपराधगिरी करते हैं ना। अब चलिए दोस्तों, तीव्रता, ये अपराध प्रकाश की गति से निष्पादित होते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को संभलने का मौका कम मिलता है। कम करने की रणनीतियों, नंबर 1, तकनीकी सुरक्षा। प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता को एंटीवायरस, फायरवॉल और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
का अनिवार्य उपयोग करना चाहिए। पासवर्ड को जटिल बनाना प्राथमिक सुरक्षा है। देखिए कोई भी चीज़ का पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नंबर 2, विधिक ढांचा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि IT एक्ट जैसे कानूनों को अधिक सख्त और त्वरित प्रभावित बनाना आवश्यक है ताकि डिजिटल अपराधियों में कानून का भय बना रहे। नंबर 3, शिक्षा और जागरूकता। आम नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है ताकि वे संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल या सोशल इंजीनियरिंग के शिकार न हो। यानी कि कहता है दोस्तों, शिक्षा और जागरूकता यानी कि कभी भी साक्षरता प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है ताकि वे संदिग्ध लिंक यानी कि फर्जी कॉल हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग के शिकार न हो। ठीक है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चूँकि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए विभिन्न देशों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच डेटा साझा कर और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे फिर जवाब देंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संदर्भ में शिक्षा में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से बताइए। विस्तार का मतलब होता है दोस्तों डिटेल में। ठीक है, और भूमिका होता है कि उसका भूमिका क्या है, उसका कार्य क्या है, किसका, मीडिया की भूमिका क्या है, कार्य क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है। संदर्भ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, मदद लेना। ठीक है, उसी को बोलते हैं संदर्भ। अब चलिए दोस्तों, भारत आंसर है भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधता वाले देश में शिक्षा की पहुंच को समावेशी बनाने में मीडिया ने एक क्रांतिकारी यानी कि रिवॉल्यूशनरी भूमिका निभाई है। तो भारतीय शिक्षा में मीडिया के प्रमुख आयाम। नंबर 1 है पहुंच का लोकतंत्रीकरण। इग्नू के ज्ञान दर्शन टीवी चैनल और ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशनों ने शिक्षा को उन सुदूर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाया है जहां भौतिक कॉलेजों और शिक्षकों की भारी कमी है। ठीक है। नंबर 2 है डिजिटल इंडिया और स्वयं, यानी कि डिजिटल इंडिया क्या है और खुद को देखना है, खुद क्या है। ठीक है। भारत सरकार के स्वयं पोर्टल और ई पाठशाला के माध्यम से विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम अब निःशुल्क और हर छात्र के मोबाइल में उपलब्ध हैं। ठीक है। नहीं, हमारे भारत सरकार द्वारा जो पोर्टल है, ई पाठशाला है, वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ठीक है। पूरी दुनिया में पाठ्यक्रम होती है, पढ़ाई होती है, वो भी बिना निःशुल्क। ठीक है। हर छात्र के मोबाइल में उपलब्ध है। ठीक है। इसने डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास किया है। नंबर 3 है दृश्य श्रव्य शिक्षण का प्रभाव। स्मार्ट क्लासरूम और यूट्यूब के उपयोग ने विज्ञान और भूगोल जैसे कठिन विषयों को एनिमेशन के माध्यम से सरल बना दिया है, नहीं कि इसको आसान कर दिया है, आसान बना दिया है। इसका माध्यम को बिल्कुल आसानीपूर्वक से दिया गया है। इससे छात्र की अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ी है। नंबर 4 में कहता है साक्षरता और सामाजिक जागरूकता। ठीक है। मीडिया ने सर्व शिक्षा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है पहले वाला शिक्षा जो अभियान था और मिड डे मील जैसी योजनाओं को जन आंदोलन बनाने में सफलता प्राप्त की है। यानी कि मिड डे मील जैसी योजनाओं को
आंदोलन बनाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, सफलता मिला है। ठीक है, टीवी विज्ञापनों ने अभिभावकों को बच्चों, ठीक है, को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, अब आइए 5 में, कौशल विकास। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से युवा अब अपनी स्थानीय भाषा में व्यावसायिक हुनर, यानी कि वैसा हुनर जो होता है, अपनी हुनर को, मतलब जैसे कोडिंग, सिलाई, कृषि तकनीक, यानी कि जैसे कोडिंग के बारे में जानकारी होना, सिलाई के बारे में जानकारी होना, या कृषि खेती बाड़ी के बारे में जानकारी होना, तकनीकी होना, उसी चीज़ को बोलते हैं व्यावसायिक हुनर। ठीक है, सीख रहे हैं, जो भारत के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, सोशल मीडिया की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। सोशल मीडिया की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मानव संज्ञान और व्यवहार पर मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। सोशल मीडिया की अवधारणा की व्याख्या करने, यानी कि डिटेल में बोलने वाले, विस्तार से बताने बोलने। ठीक है, उसके बाद कहता है मानव संज्ञान और व्यवहार, यानी कि उसका व्यवहार क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, वह मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा करने में, मीडिया और सोशल मीडिया में क्या प्रभाव है उसका चर्चा करने बोल रहे हैं, उसकी बातचीत करने बोल रहे हैं, उसकी डिटेल देने बोल रहे हैं कि किसका कैसा प्रभाव है। ठीक है, किसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ता है, किसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आंसर देखिए। सोशल मीडिया एक वेब आधारित तकनीक है जो नेटवर्किंग और इंटरएक्टिविटी पर टिकी है। यह उपयोगकर्ताओं को सामग्री साझा करने और वास्तविक समय में वैश्विक स्तर पर संवाद करने की शक्ति देती है। मानव संज्ञान और व्यवहार पर प्रभाव। नंबर 1 है संज्ञानात्मक प्रभाव, यानी कि कॉग्निटिव इफेक्ट्स, है ना। ध्यान का विखंडन मतलब होता है जो टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें छोटे छोटे वीडियो, यानी कि शॉर्ट रील्स दिखाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे मस्तिष्क की गहन सोच, यानी कि डीप थिंकिंग और लंबे समय तक एकाग्र रहने की क्षमता छीन हुई है। डिजिटल स्मृति, हम जानकारी को याद रखने के बजाय यह याद रखते हैं कि उसे इंटरनेट पर कहाँ खोजना है, जिसे गूगल इफेक्ट कहा जाता है। यह हमारी वर्किंग मेमोरी के उपयोग को कम कर रहा है। जैसे बात डिजिटल स्मृति क्या है दोस्तों, हम जानकारी को याद करते नहीं हैं। जो चीज़ जानकारी होना चाहिए वो याद रखने वाला होना चाहिए, वो याद नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर कहाँ खोजना है, इंटरनेट के जरिए से कहाँ खोजना है, उस चीज़ को याद करते हैं, जिसे गूगल इफेक्ट कहा जाता है। उसी चीज़ को हम गूगल इफेक्ट कहा जाता है या गूगल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी वर्किंग मेमोरी जो है उसका उपयोग कम हो रहा है। ठीक है, उसका मेमोरी जो है कमज़ोर होते जा रहा है। नंबर 2 में है व्यवहार पर प्रभाव, यानी कि बिहेवियरल इफेक्ट्स। सामाजिक तुलना का तनाव। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट तस्वीरों को देखकर व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति से असंतुष्ट रहने लगता है, जो मानसिक तनाव और ईर्ष्या को जन्म देता है। बहुत कोई ऐसा होता है कि किसी को देखते हैं, बोलते हैं स्मार्ट है, अच्छा है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह काश मैं भी बनता, मैं भी होता, मैं भी गोरा होता, मैं भी ऐसा होता। ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ सोचना नहीं है। ऐसे क्या होता है, मानसिक तनाव पर वो कमजोरी आ जाती है, यानी कि मानसिक तनाव जो है ना, वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, थिंकिंग जो है ना थोड़ा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, यानी कि पृष्ठि का मनोविज्ञान। लाइक और कमेंट की चाहत मस्तिष्क में डोपामाइन, यानी कि रिलीज करती है। लाइक और कमेंट की चाहत मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करती है। ठीक है, जिससे सोशल मीडिया की लत लग जाती है और व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार ऑनलाइन अप्रूवल पर निर्भर हो जाता है।
उपभोक्ता व्यवहार, विज्ञापनों और इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव से हमारी खरीदने की आदतों में भारी बदलाव आया है, जहां हम विज्ञापित जीवनशैली का हिस्सा बनने के लिए अनावश्यक खरीदारी करते हैं। निकी कहता अनावश्यक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, रूढ़िवादिता को परिभाषित कीजिए। जेंडर रूढ़ियों के प्रचार में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए। रूढ़िवादिता के इंग्लिश होते हैं दोस्तों स्टीरियोटाइप्स है ना। स्टीरियोटाइप्स एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विशेष समूह जैसे जाति, धर्म या लिंग के बारे में एक निश्चित अति सरलीकृत और अक्सर पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणा बना लेते हैं। जब समाज पुरुष और महिला के गुणों और कार्यों को सीमित कर देता है तो वह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। जेंडर रूढ़ियों में मीडिया की भूमिका, पारंपरिक श्रम विभाजन। ठीक है, टीवी विज्ञापनों में प्रायः महिलाओं को डिटर्जेंट, रसोई के मसालों और घर की साफ सफाई के साथ दिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को वित्तीय निर्णय, तकनीकी गैजेट्स या साहसिक यात्राओं के साथ। यह चित्रण समाज में लैंगिक असमानता को निरंतर खाद पानी देता है। सौंदर्य के संकीर्ण मानक, मीडिया महिलाओं को अक्सर केवल सुंदरता और कोमलता के वस्तु के रूप में पेश करता है, यानी कि महिलाओं को कहता है कि सुंदर है, कोमल है, कमज़ोर है, इस टाइप से बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इससे समाज में महिलाओं की बौद्धिक क्षमता और नेतृत्व गुणों की उपेक्षा होती है और बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याएं बढ़ती है। भाषाई और चरित्र रूढ़िवादिता इनकी कहता है फिल्मों में नायक को रक्षक और आक्रामक और नायिका को आश्रित और भावुक दिखाना जेंडर के प्रति संकीर्ण सोच को सुदृढ़ करता है। व्यावसायिक हित, मीडिया संस्थान अक्सर इन स्थापित रूढ़ियों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि ये जनता में लोकप्रिय होती है। ठीक है, लोकप्रिय बोले तो पसंदीदा होते हैं। ठीक है, और विज्ञापनों के लिए आसान टारगेट ऑडिशंस प्रदान करते हैं, आसानी से वो ऑडिशंस प्रदान करती है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में स्वतंत्र और डिजिटल मीडिया इन रूढ़ियों को MVVI तरीके से चुनौती भी दे रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 में, वास्तविकता की सामाजिक संरचना के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। वास्तविकता यानी कि जो सच्चाई का सामाजिक यानी कि सोशल संरचना के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करने बोल रहे। ठीक है, यानी कि डिटेल में बताने बोल रहे। तो वास्तविकता की सामाजिक संरचना सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि हम दुनिया को वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं देखते, बल्कि समाज और संचार के माध्यम से निर्मित छवियों को आधार पर समझते हैं। इसके प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित है। नंबर 1, संवादात्मक दृष्टिकोण। पीटर बर्गर और लकमैन के अनुसार वास्तविकता का निर्माण हमारे दैनिक संवादों और अंतःक्रियाओं से होता है। समाज जिन अर्थों को स्वीकार कर लेता है वही हमारे लिए सत्य बन जाता है। नंबर 2, मीडिया फ्रेमिंग है ना। मीडिया घटनाओं को एक विशेष नज़रिए या फ्रेम में प्रस्तुत करता है। हम अक्सर उसी छद यथार्थ यानी कि पेस्यूडो रियलिटी को
अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। उदाहरण के लिए मीडिया जिस मुद्दे को संकट बताता है, जनता उसे ही सबसे बड़ी समस्या मान लेती है। जाहिर सी बात है, मीडिया जिस चीज़ को बोलते हैं हम लोग उसी चीज़ को मान लेते हैं, है ना। ये झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, ये 50-50% में होता है। संस्कृति ढांचा, यानी सांस्कृतिक ढांचा जो होती है वो कैसा होती है। हमारी संस्कृति हमें वह मानसिक चश्मा प्रदान करती है जिससे हम घटनाओं का अर्थ निकलते हैं। जो एक संस्कृति में पवित्र है, हम दूसरी में सामान्य हो सकता है। संक्षेप में, हमारी वास्तविकता हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक संदेशों और मीडिया द्वारा गढ़ी गई छवियों का एक जटिल संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 10, निष्कलंकीकरण। निष्कलंकीकरण को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ मीडिया की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जैसे निष्कलंकीकरण क्या होता है। मान के चलिए कोई चीज़ को बीमार हो चुके हैं, कोई बीमार हो चुके हैं, या फिर उसका नेगेटिव कुछ हो जाती है, उस चीज़ को दूर करने की प्रक्रिया को हम निष्कलंकीकरण, यानी कि किसी के ऊपर हम कलंक नहीं लगा सकते हैं, किसी को हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है, ये बेकार है, ये खराब है ना। हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं निष्कलंकीकरण। को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ मीडिया की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। चलिए, अब आंसर है निष्कलंकीकरण, यानी कि डिस्टिग्मेटाइजेशन, है ना। एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी बीमारी, स्थिति या समूह के प्रति नकारात्मक धारणाओं और भेदभाव को समाप्त किया जाता है। अभी बोले थे ना, किसी के ऊपर हम नेगेटिविटी नहीं सोच सकते, नकारात्मक नहीं सोच सकते हैं किसी के ऊपर। ठीक है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ को दूर करना चाहिए, हम लोग को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, समाज अक्सर कुछ स्थितियों को कलंक मान लेता है। अभी बोले थे ना, किसी चीज़ को हम कलंक नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है, ये चीज़ खराब है। ठीक है, मान लेते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति का बहिष्कार होने लगता है ना। तो चलिए, अब आइए मानसिक स्वास्थ्य। पहले डिप्रेशन या डिसलेक्सिया को पागलपन समझा जाता था, लेकिन फिल्मों जैसे तारे ज़मीं पर, कौन सी फिल्म है, तारे ज़मीं पर, और सेलिब्रिटी विमर्श ने इसे एक उपचार योग्य स्थिति के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, सामाजिक बीमारियों, यानी कि छूने से एड्स नहीं फैलता, जैसे विज्ञापन ने HIV मरीज के प्रति समाज के डर को सहानुभूति और वैज्ञानिक समझ में बदला। ठीक है, जैसे बहुत कोई पहले सोचते थे कि किसी को एड्स हुआ है तो अगर हम छुएंगे उसको, उसके बॉडी को छुएंगे या उसके नज़दीक जाएंगे तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, छूने से एड्स होता नहीं है। ठीक है, जैसे विज्ञापनों, यानी कि साइंटिस्ट ने वो HIV के मरीजों के प्रति समाज के डर को सहानुभूति और वैज्ञानिक समझ में बदला है। एशिया के समूह, हास्य के समूह, मीडिया जब विकलांग व्यक्तियों या LGBTQ+ समुदाय की मानवीय और संघर्षपूर्ण कहानियाँ दिखाता है तो समाज की संकीर्ण सोच में बदलाव आता है। इस प्रकार मीडिया सूचना और सहानुभूति के मेल से समाज को अधिक समावेशी बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट की लत की अवधारणा और लक्षणों की व्याख्या कीजिए। लोगों पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इंटरनेट की लत की अवधारणा, यानी कि इंटरनेट की लत जो होती है, आदत जो होती है, वो उसकी अवधारणा को और उसकी लक्षणों को, उसका लक्षण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है,
ठीक है, तो व्याख्या करने बोल रहे हैं, ठीक है। लोगों पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं उसकी चर्चा करने बोल रहे हैं, है ना। इंटरनेट की लत यानी कि इंटरनेट एडिक्शन एक व्यवहारपरक विकार है जिसमें व्यक्ति ऑनलाइन गतिविधियों पर अपना नियंत्रण खो देता है। इसे अक्सर डिजिटल नशा कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क के उसी हिस्से को प्रभावित करता है जो नशीले पदार्थ से प्रभावित होता है, ठीक है। जो भी हमेशा अगर इंटरनेट देखते हैं, ठीक है, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसका ना मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, दिमाग में प्रॉब्लम आ जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इसको रोकने का सलाह दे देते हैं। प्रमुख लक्षण देखिए, आपसी के लक्षण क्या है, ठीक है। इंटरनेट उपलब्ध न होने पर अत्यधिक चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तनाव महसूस करना। इंटरनेट नहीं चलता है, बहुत कोई बोलता है इंटरनेट क्यों नहीं चलता है, चिड़चिड़ापन होता है शरीर में, ठीक है, बेचैनी होता, अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, तनाव लगता है, ऐसा महसूस होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वापसी के यानी कि लक्षण, उसी को बोलते हैं नशीले पदार्थ, ठीक है। अत्यधिक समय व्यतीत करना, दैनिक कार्यों, शिक्षा और रिश्तों की कीमत पर घंटों ऑनलाइन रहना। सामाजिक कटाव, वास्तविक मेल जोल के स्थान पर आभासी दुनिया को प्राथमिकता देना। लोगों पर प्रभाव, इसका सबसे गंभीर प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे एकाग्रता की कमी, फोकस लॉस और सामाजिक चिंता बढ़ती है। शारीरिक रूप से यह अनिद्रा, आँखों में तनाव और मोटापे का कारण बनता है। यह व्यक्ति की उत्पादकता और वास्तविक जीवन के संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्यों को स्पष्ट कीजिए। क्या बोलते हैं, मास मीडिया पर परिवर्तन के कारण, यानी कि मास मीडिया क्या होता है, उसके परिवर्तन करना, उसको क्या करता है, परिवर्तन का कारण, ठीक है, उसका चेंजिंग का कारण क्या है, और विज्ञापन के बदलते परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। यानी कि विज्ञापन जो है उसका जो बदलने की प्रक्रिया होती है, चेंजिंग की प्रक्रिया जो होती है, उसकी परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तकनीकी प्रगति ने मास मीडिया के स्वरूप को बदल दिया है, जिससे विज्ञापन की दुनिया में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अब विज्ञापन सूचना देने से कहीं आगे बढ़कर उपभोक्ता अनुभव बन गए हैं। बदलते परिदृश्य के मुख्य बिंदु, माइक्रो टारगेटिंग, अब विज्ञापन सबको एक साथ नहीं दिखाए जाते हैं, बल्कि डेटा एल्गोरिदम के आधार पर केवल लक्षित दर्शकों, टारगेट ऑडियंस को उनकी रुचि के अनुसार दिखाए जाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, विज्ञापन अब पारंपरिक सितारों से हटकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ओर मुड़ गया है, क्योंकि दर्शक उन्हें अधिक विश्वसनीय मानते हैं। आगे है संवादात्मक विज्ञापन। डिजिटल विज्ञापनों में ग्राहक तुरंत कमेंट कर सकते हैं या बाय नाउ बटन दबाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह दो तरफा संवाद ब्रांड और उपभोक्ता के बीच के फासले को कम कर रहा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन कहता है, शिक्षा में डिजिटल मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई में डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है, क्या कार्य है, उसको स्पष्ट करने बोल रहे हैं, ठीक है।
डिजिटल मीडिया ने शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को तोड़कर इसे लोकतांत्रिक और लचीला बना दिया है। इसने ज्ञान को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर हर छात्र की पहुंच में पहुंचा दिया है। डिजिटल मीडिया की भूमिका। असीमित संसाधन। अब इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की ई बुक्स, शोध पत्र और मीडिया व्याख्यान एक क्लिक पर उपलब्ध है। स्वगति शिक्षण। स्वगति शिक्षण यानी कि सेल्फ पास्ड लर्निंग। छात्र अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार विषयों को दोहरा सकते हैं, जो समावेशी शिक्षा के लिए अनिवार्य है। दृश्य और इंटरेक्टिव शिक्षण। एनिमेशन, सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी ने कठिन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विषयों को समझना बहुत रोचक बना दिया है। बहुत रोचक बना दिया। रोचक का मतलब होता है बहुत अच्छा कर दिया, बहुत सुंदर कर दिया, बहुत ठीक है, अच्छे कर दिए। तो डिजिटल मीडिया ने न केवल सीखने की प्रक्रिया को सुलभ बनाया है, बल्कि यह दूरस्थ शिक्षा को भी मुख्य धारा में लाने में सफल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। उचित उदाहरण देते हुए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उचित उदाहरण देते हुए स्वास्थ्य संचार में मीडिया के महत्व पर चर्चा कीजिए, है ना। स्वास्थ्य संचार क्या होता है? हेल्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। में मीडिया एक रक्षक की भूमिका निभाता है। यह जटिल चिकित्सा सूचनाओं को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि आसान भाषा में, बिल्कुल सरलतापूर्वक भाषा में वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, बहुत हर जगह पहुंचाने का वो कार्य करता है, ठीक है। स्वास्थ्य संचार के महत्व। व्यवहार परिवर्तन। पोलियो उन्मूलन अभियान में 2 बूंद जिंदगी की जैसे संदेशों ने समाज के व्यवहार को बदला। महामारी नियंत्रण। कोविड-19 के दौरान मास्क पहनने और टीकाकरण की जानकारी मीडिया ने ही प्रभावी ढंग से फैलाई, ठीक है। निवारक स्वास्थ्य। योग, स्वच्छता और उचित पोषण के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करने में सोशल मीडिया और विज्ञापनों का अमूल्य योगदान है। मीडिया का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों और कलंक को मिटाने में भी किया जाता है, जिससे समाज स्वस्थ और जागरूक बनता है। क्वेश्चन नंबर 15। मीडिया हिंसा और मनोवैज्ञानिक पर इसके प्रभाव के स्पष्टीकरण पर चर्चा कीजिए। यानी कि मीडिया यानी क्या, वो हिंसा क्या है, मीडिया का हिंसा क्या है और मानव मनोविज्ञान पर इसके प्रभाव के स्पष्टीकरण पर चर्चा कीजिए, है ना। इसके प्रभाव के स्पष्टीकरण पर चर्चा कीजिए। मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा यानी कि फिल्में, गेम्स या न्यूज। मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा, फिल्में, गेम्स या न्यूज का मानवीय मस्तिष्क पर गहरा और अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे सोशल लर्निंग के संदर्भ में समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। विसंवेदीकरण। बार बार हिंसा देखने से व्यक्ति वास्तविक दुनिया की पीड़ा के प्रति संवेदनहीन हो जाता है। उसे हिंसा एक सामान्य घटना लगने लगती है।
आक्रामकता में वृद्धि, विशेषकर बच्चों में हिंसक पात्रों की नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हिंसा मतलब होता है जलन, गुस्सा, नाराजगी, है ना, जिससे उनके व्यवहार में गुस्सा और आक्रामकता झलकने लगती है। मिड वॉल सिंड्रोम, न्यूज़ में लगातार अपराध देखने से, है ना, न्यूज़ में लगातार अपराध देखने से व्यक्ति के मन में यह डर बैठ जाता है कि दुनिया बहुत असुरक्षित है, जिससे वह अत्यधिक असुरक्षा और अविश्वास महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ शिक्षा और स्वस्थ संचार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्वस्थ शिक्षा यानी कि अच्छा शिक्षा और अच्छा संचार के बीच अंतर स्पष्ट करने, इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करने बोल रहे हैं। ठीक है, यद्यपि दोनों का लक्ष्य जन कल्याण है, परंतु इनकी कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र में बुनियादी अंतर होता है। नंबर 1, स्वास्थ्य शिक्षा, यह एक व्यवस्थित और शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देना और उनमें स्वयं की देखभाल का कौशल विकसित करना। यह अक्सर स्कूलों, कॉलेजों या छोटी कार्यशालाओं के माध्यम से दी जाती है। स्वस्थ का मतलब होता है दोस्तों, स्वस्थ शिक्षा का मतलब होता है किसी स्कूल में अगर आप जानकारी लेते हो तो खुद को भी स्वस्थ रखने का बात और दूसरों को भी स्वस्थ रखने की बात को बतानी चाहिए। ठीक है, ताकि सब कोई जान जाए और वो अच्छे से स्वस्थ से रहे। नंबर 2 में स्वस्थ संचार, यह सूचना के प्रसार की एक व्यापक रणनीति है। इसमें मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया का उपयोग करके स्वस्थ संदेशों को बड़े जन समूह तक त्वरित गति से पहुंचाया जाता है। संक्षेप में, स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तिगत समझ और प्रशिक्षण पर जोर देती है, जबकि स्वस्थ संचार जागरूकता और व्यापक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पारासामाजिक संबंधों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। देखिए, पारासामाजिक संबंधों, जो रिलेशनशिप होता है पारासामाजिक का, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करने बोल रहे हैं, इन विशेषताओं की चर्चा करने बोल रहे हैं। ठीक है, उसको व्याख्या करने, डिटेल में बताने बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए और उस क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दिक्कत होती है, उस पर आप चर्चा कीजिए। ठीक है, उस पर आप चर्चा करने बोल रहे हैं। पारासामाजिक संबंध, ठीक है, यानी कि पारासोशल रिलेशनशिप्स मीडिया उपभोक्ता और मीडिया व्यक्तित्व के बीच एक तरफा मनोवैज्ञानिक संबंध को दर्शाते हैं। इसमें दर्शक सेलिब्रिटी के साथ एक आभासी आत्मीयता विकसित कर लेता है, जबकि वह सेलिब्रिटी दर्शक के अस्तित्व से भी अनजान होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। असममित प्रकृति, यह संबंध पूरी तरह से एक तरफा होता है। इसमें समय, ऊर्जा और भावनाओं का निवेश केवल दर्शक की ओर से किया जाता है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ ऊर्जा और भावनाओं का जो निवेश करता है, जो बर्बाद करता है, केवल दर्शक की ओर से किया जाता है। बाकी सेलिब्रिटी तो अपना बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपना भाषण देते हैं, बस हो गया, अपना काम करते हैं, अपना फिल्म बनाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आगे आइए। आत्मीयता का भ्रम, बार बार स्क्रीन पर देखने के कारण दर्शक को ऐसा इल्यूजन होता है कि वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नंबर 1, सामाजिक सुदृढ़ीकरण, है ना, सामाजिक सुदृढ़ीकरण, यह अकेलेपन से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए मानसिक संबल का कार्य करता है और उन्हें खुशी प्रदान करता है। नंबर 2, पहचान का संकट, अत्यधिक जुड़ाव के कारण
व्यक्ति अपनी मौलिक पहचान खोकर पूरी तरह सेलिब्रिटी की नकल करने लगता है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए हानिकारक है। नंबर 3, प्रेरणा। कई बार यह संबंध सकारात्मक भी होता है, जहां प्रशंसक अपने आदर्श के सामाजिक कार्यों या मेहनत से प्रभावित होकर अपने जीवन में सुधार लाता है। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मीडिया के एक शिक्षण सहायता के रूप में उपयोग का वर्णन कीजिए। लेकिन मीडिया के एक शिक्षण, ठीक है, सहायता के रूप में उसका उपयोग का वर्णन करने बोलना, ठीक है, वो क्या कार्य करते हैं शिक्षण के सहायता के रूप में, तो उसको कैसे करना चाहिए उसका वर्णन करने बोलना, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मीडिया अब केवल सूचना का स्रोत नहीं बल्कि एक अपरिहार्य शिक्षण सहायता ने की टीचिंग एड बन चुका है। इसने कक्षा के वातावरण को संवादात्मक और रोचक बनाया है। शिक्षण सहायता के रूप में मीडिया के उपयोग, दृश्य सौर प्रभाव, जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों या ऐतिहासिक युद्धों को एनिमेशन और वृत्त चित्रों के माध्यम से समझाना छात्र की स्मृति और समझ को बढ़ाता है। संसाधनों की सुलभता, यूट्यूब और शैक्षिक पोर्टल्स के माध्यम से छात्र दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों के व्याख्यान सुन सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था। सीखने की लचीली गति, मीडिया छात्रों को अपनी गति से सेल्फ पेस्ड सीखने की सुविधा देता है, जहां वे वीडियो को बार बार देख सकते हैं। शिक्षा में मीडिया का उपयोग न केवल ज्ञान के प्रसार में सहायक है, बल्कि यह छात्र में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल साक्षरता विकसित करने में भी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क, मीडिया मनोविज्ञान में शोध विविधता या विधियों। ख है मीडिया मनोविज्ञान शोध में नैतिक मुद्दे। मीडिया मनोविज्ञान में शोध का उद्देश्य मीडिया सामग्री और मानवीय व्यवहार के बीच के वैज्ञानिक संबंधों को समझना है। क होता है, क्वेश्चन नंबर क है शोध विधियाँ। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, बड़े जनसमूह की मीडिया आदतों और उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस, इसमें मीडिया सामग्री जैसे विज्ञापन या फिल्में का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण किया जाता है, ताकि उसमें छिपे सामाजिक संदेशों को पहचाना जा सके। प्रयोगात्मक विधि, नियंत्रित वातावरण में यह देखा जाता है कि विशेष मीडिया उत्तेजना जैसे हिंसक गेम का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ख, नैतिक मुद्दे। मीडिया शोध में नैतिकता का पालन इम्पोर्टेंट है। इसमें सूचित सहमति इन्फॉर्मेंट कंसेंट अनिवार्य है, अर्थात प्रतिभागी को शोध के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी निजता और गोपनीयता की रक्षा करना शोधकर्ता का प्राथमिक दायित्व है। यदि शोध में तनावपूर्ण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभागी को कोई दीर्घकालीन मानसिक क्षति न पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास पर मीडिया के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। मानव विकास यानी कि मानव जो विकास करते हैं उसका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी जो थिंकिंग होती है उसका प्रभाव पर चर्चा करने बोलना है, ठीक है। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आधुनिक युग में मीडिया इसमें एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के नए द्वार खुले, है ना।
प्रमुख सकारात्मक प्रभाव: सकारात्मक विकास, शैक्षिक कार्यक्रमों और सूचनात्मक पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों और वयस्कों की बौद्धिक क्षमता और सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। सामाजिक एकीकरण: मीडिया विभिन्न संस्कृतियों के बीच की दूरी को कम करती है। यानी कि मीडिया जो है विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, जिससे लोगों में सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित होती है। कौशल विकास: डिजिटल मीडिया के माध्यम से युवा आज घर बैठे कोडिंग, नए भाषाएं और व्यावसायिक हुनर सीख रहे हैं, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है। नागरिक सहभागिता: मीडिया लोगों को उनके अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाता है, जिससे एक सक्रिय और जागरूक समाज का निर्माण होता है। मीडिया यदि जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जाए तो यह मानव के सर्वांगीण विकास का सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होता है। अब आइए दोस्तों शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, संबंधों पर फॉर्मिंग के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संबंधों यानी कि जो रिलेशनशिप होते हैं तो वो फॉर्मिंग के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, यानी कि प्रभाव किस टाइप का पड़ता है। ठीक है, उसको व्याख्या करने बोल रहे हैं। फॉर्मिंग, ठीक है, का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के सामने उपस्थित होने के बावजूद उसे नज़रअंदाज करो, फ़ोन का इस्तेमाल करना या आधुनिक रिश्तों के लिए एक गंभीर मनोवैज्ञानिक खतरा है। इससे आपसी संवाद में कमी आती है और सामने वाले व्यक्ति को अपना अपमानित और उपेक्षित महसूस होता है। दोस्तों देखिए, फॉर्मिंग का मतलब होता है, मान के चलो आपके सामने अगर कोई आ गया है या फिर आपका रिलेशन का हो, कोई हो या बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, ठीक है, तो आप उससे ना बात करके आप मोबाइल फ़ोन में बात करने के बहाने से आप कहीं और चले जाते हो, किधर इधर घूमते हो, लेकिन उससे आप बात नहीं करते, उसको इग्नोर करते हो, उसी चीज़ को बोलते हैं फॉर्मिंग। ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग। ठीक है, फॉर्मिंग के कारण है ना, फॉर्मिंग के कारण रिश्तों में विश्वास और अंतरंगता घटने लगती है। फॉर्मिंग की वजह से क्या होता है, रिश्तों में विश्वास जो होती है वो घट जाता है, कम हो जाता है, जिससे अक्सर अलगाव की स्थिति पैदा होती है। ये व्यवहार डिजिटल व्याकुलता का परिणाम है जो वास्तविक सामाजिक जुड़ाव को कमज़ोर कर देता है ना। फॉर्मिंग एक ऐसा चीज़ है जो सामाजिक अपना जो जुड़ाव होता है उसको क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, रिलेशन को क्या कर देते हैं, अपना कमज़ोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास पर मीडिया के नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी कि मानव विकास, जो मानव का, जो व्यक्ति का जो विकास हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है या गति हुआ है, तो मीडिया के नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। मीडिया पर जो निगेटिविटी जो प्रभाव पड़ा है उसके चर्चा करने बोल रहे हैं। ठीक है, मीडिया जहां विकास में सहायक है वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी चिंताजनक है। अत्यधिक मीडिया उपयोग से बच्चों में शारीरिक निष्क्रियता और मोटापे जैसी समस्या बढ़ रही है। ठीक है, मीडिया का उपयोग करने से यानी कि मस्तिष्क कमज़ोर होते हैं और शरीर का मोटापेपन अधिक बढ़ते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हिंसक सामग्री देखने में आक्रामकता बढ़ती है और संवेदनशीलता कम होती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली चमक धमक देखकर युवाओं में बॉडी इमेज से जुड़े विकार और निम्न आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है, जो उनके व्यक्तित्व के संतुलित विकास में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 23, साइबर अपराध को कम करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। जो साइबर अपराध है उसको कम करने के लिए, जो साइबर अपराध होते हैं उसको कम करने के लिए कुछ उसका रणनीतियों का सुझाव देने बोल रहे हैं। ठीक है,
साइबर अपराध को रोकने के लिए व्यक्तिगत और कानूनी दोनों स्तरों पर जागरूकता आवश्यक है। रणनीति के रूप में प्रत्येक उपयोगकर्ता को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना चाहिए और अपने पासवर्ड को जटिल रखना चाहिए। सरकारी स्तर पर सख्त साइबर कानून और त्वरित न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही आम नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना ताकि वे फिशिंग और फर्जी लिंक्स के प्रति सतर्क रहें। साइबर अपराध को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है जेंडर रूढ़ियों के प्रचार और क्वेश्चन नंबर 24 है, जेंडर रूढ़ियों के प्रचार में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि जेंडर रूढ़ियों के प्रचार, ठीक है, प्रचार में मीडिया की क्या भूमिका है उसमें चर्चा करने बोल रहे हैं, ठीक है। मीडिया अक्सर विज्ञापनों और फिल्मों के माध्यम से जेंडर रूढ़ियों को सुदृढ़ करता है। उदाहरण के लिए घरेलू उत्पादों के विज्ञापनों में महिलाओं को और तकनीकी या साहसिक कार्यों में पुरुषों को दिखाना समाज में लैंगिक असमानता का संदेश देता है। जब मीडिया महिलाओं को केवल सुंदरता और पुरुषों को शक्ति के प्रतीक के रूप में पेश करता है तो यह उनके बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों को नज़रअंदाज करता है, जिससे समाज की सोच संकुचित बनी रहती है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में, यानी कि शायद लास्ट क्वेश्चन होंगे, अच्छे से समझेंगे दोस्तों। मीडिया और मनोविज्ञान का अंतर संबंध, यानी कि संक्षेप में अंतर संबंध के बारे में बताना है, जो कि संक्षेप में बताना है। किस में बताना है? संक्षेप में, ठीक है। मीडिया और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मीडिया और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मनोविज्ञान जहां मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, वहीं मीडिया वह बाहरी वातावरण है जो इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। मीडिया संदेशों का निर्माण करता है और मनोविज्ञान उन संदेशों के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया और व्यवहार का विश्लेषण करता है। संक्षेप में, मीडिया हमारे मन के विस्तार का साधन है, इसलिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बिना मीडिया के वास्तविक प्रभाव को समझना संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों मैं बता दूं कि अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर दिए गए हैं, इंस्टाग्राम का आईडी दिए गए हैं और व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।